डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपनी ऑनलाइन क्लास में। आप देख पा रहे हो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा सामने हेडिंग लिखा हुआ है महात्मा गांधी, यानी कि हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में मिथ्ये बहुत हैं, उन मिथ्यों को क्लियर करेंगे। जो कुछ लोग जो महात्मा गांधी को पूरा नहीं पढ़ते हैं, उन्हें गलत ठहरा देते हैं, उनके लिए भी ये क्लास लाई गई है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में बेसिक सी बातें अपन करेंगे और जानेंगे महात्मा गांधी ने किस प्रकार हमारे देश में अपना योगदान दिया, किस प्रकार वो राष्ट्रपिता बने, सबने किसने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहा, किसने महात्मा कहा, उनका देश में क्या योगदान रहा, किस प्रकार वो अफ्रीका गए, कब वो वापस आए, उन्होंने वापस आके क्या कहा, क्या किया, अफ्रीका अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का सबसे पहले देखो बेटा पढ़ते हैं कि जन्म हुआ कब। 2 अक्टूबर आप सभी को पता है 1869। और कहाँ हुआ बेटा? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं कि पूरा नाम क्या था। पूरा नाम था बेटा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता है कि गुजराती बंदे थे, तो गुजराती लोग क्या करते हैं, अपने पिताजी का नाम पीछे लगाते हैं, तो इन्होंने लगाया मोहनदास करमचंद गांधी। और यहीं से आप देख पा रहे हो कि पिता का नाम क्या है सर। यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो पिता का नाम सर है करमचंद गांधी। पिता कौन है इनके? सर पिता हैं करमचंद गांधी। बेटा देखो, एक और कई बच्चे क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं गांधी जी की माता कौन है, तो बोल देते हैं कि गांधी जी की माता है कस्तूरबा गांधी। अरे गधो, ऐसा नहीं है। गांधी जी की माता कौन थी? पुतलीबाई। कौन थी माता? पुतलीबाई। ठीक है, और पत्नी है कस्तूरबा गांधी। पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। चलिए भाई, ये तो गांधी का थोड़ा सा कॉमन वो हो गया जो आपको पता होना चाहिए। जन्म, पिता, माता, पत्नी और खुद गांधी जी का नाम क्या था। चलिए बेटा, इनका जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा, एक मिथ्या हम ये भी पढ़ते हैं कि गांधी जी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बेटा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी जी एक बहुत पैसे वाले परिवार से थे। उन्होंने उस टाइम पर इंग्लैंड जा कर के वकालत, जिसको बोलते हैं वकील जो होते हैं, उसकी पढ़ाई की थी। यानी कि उस टाइम पर उसको बैरिस्टर कहा जाता था। उन्होंने उस टाइम पर कब, जब 1869 की 19 सेंचुरी में उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली थी। तो सोचिए कितने पैसे वाले रहेंगे, वो भी विदेश जा करके। तो वो विदेश गए, वहाँ जा करके उन्होंने बैरिस्टर की यानी वकालत की पढ़ाई की, और पढ़ाई करके वो भारत वापस लौटे। ठीक है, तो ऐसा एक एक मिथ्य है कि गांधी जी गरीब परिवार से थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई मिथ्ये फैलाए जाते हैं। आदमी सक्सेसफुल होने के बाद बोलता है कि मैंने वहाँ बर्तन धोए, मैंने वहाँ फलाना पेन बेचे, फलाना कैलकुलेटर बेचे या कागज़ बेचे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये सब सक्सेसफुल होने के बाद मिथ्ये फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी भी कोई गरीब परिवार से नहीं थे। गांधी जी एक वेल सेटल्ड परिवार से थे, अच्छा पैसा था इनके पास। अब क्या होता है, ये वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करके बाद में आते हैं कहाँ पर? भारत में। चूँकि पढ़ के आए हैं वकालत, तो वकालत ही करेंगे। तो गांधी जी, अच्छा गांधी शुरू से ही तो धोती पहनते नहीं थे, कोट पैंट पहनते थे, अच्छे मूछे मूछे रखते थे। तो गांधी जी करते हैं वकालत। उन्हें एक दो केस भी मिलते हैं। जब जब भी वो केस लड़ने जाते हैं बेटा कहाँ पर? कोर्ट कोर्ट में। तो उनकी आवाज़ जो थी थोड़ी सी, हाँ, लता मंगेशकर टाइप थी। मतलब लेडीज़ की जो आवाज़ होती है पतली, जो लड़कियों की आवाज़ होती है, ऐसी पतली आवाज़ थी उनकी। तो जज हंस जाता है उनकी आवाज़ देख करके। मतलब कोई भी उनको सीरियस नहीं लेता है। जब वो भारत आए, वकालत उन्होंने स्टार्ट की, तो उनकी आवाज़ थोड़ी पतली थी, तो उनकी आवाज़ को कोई भी सीरियस नहीं लेता है, और वो शुरू में एक दो केस हार भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आवाज़ क्या है? पतली आवाज़ है, लड़कियों की सी आवाज़ है। पर्सनैलिटी क्या है एक बंदे की? एक मेल है, आवाज़ है फीमेल की, तो कोई भी उसको नहीं देखता इस प्रकार से। ठीक है, तो वो एक दो केस हार जाते हैं। जो जो और केस उनको दिए हुए थे, वो कैंडिडेट वापस अपने केस ले लेते हैं। अब गांधी जी क्या करते हैं, वकालत में उन्हें कुछ अच्छा हासिल हुआ नहीं, तो वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वो क्या बनते हैं? प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं। तो जैसे ही वो पढ़ाते हैं, टीचिंग कराते हैं, तो उनकी आवाज़ चूंकि एक फीमेल जैसी थी, तो बच्चों ने कंप्लेन कर दी कि इनकी आवाज़ हमें लास्ट तक आती नहीं है, और यदि हमको सर से पढ़ना है और मैडम की आवाज़ में पढ़ना है, इससे अच्छा है कि हम किसी मैडम से ही पढ़ लें। भाई सर की आवाज़ तो मैडम जैसी है, तो इससे अच्छा है कि किससे पढ़ लें? हम मैडम से पढ़ लें। तो प्राइमरी स्कूल में टीचर कंप्लेन कर दी उन्होंने कि हमसे मज़ा नहीं आ रहा, सर की आवाज़ में कोई भी दम नहीं है, तो उन्हें यहाँ से भी निकाल दिया गया। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि आप भी मेरी शिकायत कर देते हो कि सर
इनका समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं महान आदमी बनने की ओर अग्रसर हूँ। ठीक है, चलिए जब मैं आगे बात करता हूँ बेटा, तो आगे आप देखते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आप देखते हो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में। एक बंदे आए हुए थे अफ्रीका से बेटा, जिनका नाम था अब्दुल्ला भाई। क्या नाम था? अब्दुल्ला भाई। नाम से आप देख पा रहे हो कि ये बंदा है तो इंडियन, लेकिन अफ्रीका में रहने गया है। तो अब्दुल्ला भाई एक बंदे थे, तो वो भारत आए। उन्हें क्या हुआ कि कोई बाहर काम करने जाता है, बट ये अफ्रीका गए तो थोड़े पैसे वाले हो गए। क्या हो गए? थोड़े से ये पैसे वाले हो गए। भाई पैसे वाले होंगे तो संपत्ति बनेगी, संपत्ति होगी तो घर में लड़ाई होगी। भाई जब पैसा ही नहीं है पास में तो कैसी घर में लड़ाई, लेकिन जब संपत्ति बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो घर में लड़ाई भी होती है। तो अब्दुल्ला भाई इंडिया एक ऐसे बंदे की खोज में आए थे जिसको इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो, गुजराती भी आती हो स्पेशली, क्योंकि गुजराती बंदे थे। तो क्योंकि उनके केस चल रहे थे वहाँ पर कोर्ट में, साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका से वो इसलिए आए कि एक ऐसा बंदा मुझे चाहिए जिसको, जो हिंदी को, इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे और गुजराती को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। उन्हें एक ऐसे बंदे की आवश्यकता थी जिससे वो जज की बात समझ सकें, क्योंकि वो अफ्रीका है तो वहाँ पर जो जज होगा वो इंग्लिश में बोलता होगा, और जो गुजराती बंदे हैं वो गुजराती में जानते होंगे। तो उन्हें एक ऐसे पर्सन की नीड थी जिन्हें जो इंग्लिश से गुजराती कर दे, गुजराती से इंग्लिश कर दे। क्यों? वहाँ जो वकील मिले होंगे, जो एडवोकेट मिले होंगे, वो उनको या तो पूरी इंग्लिश ही आती होगी बेटा, क्यों वहाँ गुजराती वो जानते नहीं होंगे। तो एक ऐसे बंदे की नीड में आए जिसको ये आता हो। तो यहाँ उनकी मुलाकात होती है बेटा किससे? अब्दुल्ला भाई की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। क्योंकि महात्मा गांधी आपकी और हमारी तरह ही बेरोजगार और नल्ले पड़े थे उस टाइम पे। ठीक है, महात्मा गांधी क्या थे? बेरोजगार थे उस टाइम पे। तो महात्मा गांधी बेरोजगार हैं, तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। और अब्दुल्ला भाई कहते हैं, भाई देखो तुम यहाँ वैसे भी बेरोजगार हो, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो अफ्रीका, और तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुमने वकालत की पढ़ाई कर चुके हो, मुझे उससे भी कुछ नहीं करना है। केवल तुम ऐसा करना कि जो इंग्लिश जज हमें बताए उस इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेट कर देना, और गुजराती में जो हम कहना चाह रहे हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। इसके लिए जो अब्दुल्ला भाई हैं वो महात्मा गांधी से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। क्या साइन करते हैं? एग्रीमेंट। शब्द में ही मंजूरी है, देखो एग्री यानी कि सहमति हो जिस बात पर, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बात है 1893 की। भाई 1893 तब हमारे देश में कहाँ इतनी इंग्लिश आती थी, तो एग्रीमेंट को हमारे देसी लोग उस टाइम बोला करते थे गिरमिट। क्या बोलते थे? गिरमिट। तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं अफ्रीका ले जाने से पहले। भाई करते ही हैं, यदि आज आप किसी कंपनी के लिए वर्क करते हो तो एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि भाई इतने साल तक मेरा बॉन्ड है इससे, मैं इसमें काम करता रहूँगा, तो एग्रीमेंट ही साइन करते हो। तो महात्मा गांधी से भी एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसको उस टाइम पर बोलते हैं गिरमिट। क्या बोलते हैं? गिरमिट। और जो लोग इसको साइन करते हैं एग्रीमेंट को, उनको कहा गया बेटा क्या? गिरमिटिया। क्या कहा गया? गिरमिटिया। तो एक पुस्तक भी है गांधी जी के ऊपर, पहला गिरमिटिया, वो इसी चीज के ऊपर है। वो महात्मा गांधी की ही कहानी है, पहला गिरमिटिया। कि पहला गिरमिटिया कौन था? तो महात्मा गांधी की ही कहानी है। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और उसको उस टाइम पर गिरमिट कहते थे लोग, क्योंकि एग्रीमेंट बोलने में कठिन हो जाता है। तो गिरमिट, और जो लोग उस गिरमिट को साइन करते थे तो गिरमिटिया कहा गया। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं 1893 में। 1893 में 3 घटनाएं हो रही हैं बेटा, देखो मेरी बात। 1893 में 3 घटनाएं हो रही हैं बेटा। क्या? गांधी जी जा रहे हैं बेटा कहाँ? अफ्रीका। गांधी जी कहाँ जा रहे हैं? अफ्रीका जा रहे हैं बेटा। ठीक है, 1893 में बेटा जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद, वो कहाँ जा रहे हैं बेटा? वो जा रहे हैं शिकागो। और वो शिकागो क्यों जा रहे हैं बेटा? वो जा रहे हैं शिकागो, और वो शिकागो क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, इसी 1893 में एक और काम होता है बेटा। क्या? एनी बेसेंट, जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, एनी बेसेंट आ रही हैं भारत थियोफिजिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर।
ठीक है, थियोफिजिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर। तो 1893 में 3 काम हो रहे हैं। गांधी जी अफ्रीका जा रहे हैं अब्दुल भाई के साथ। उसी वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो भाग लेने के लिए। और उसी 1893 में एनी बेसेंट, जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा पढ़ोगे, वो जा रहे हैं, वो आ रही हैं कहाँ, भारत आ रही हैं थियोफिजिकल सोसाइटी की सदस्य बन करके। ठीक है, अब क्या होता है कि महात्मा गांधी जाते हैं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और वो क्या करते हैं, कोर्ट में केस को ले जाने से पहले ही भारत के सदस्यों को बिठा करके केस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा, कोर्ट में क्यों जाना, जब ये बात घर की बात है, यहीं बैठ के सॉल्व हो सकती है। भाई एक सब वो भी है कि जो फैसला आया कोर्ट में वो घर बाहर बैठ कर भी आ सकता था, तो बाहर बैठ कर समझाते हैं भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसे करोगे तो ये काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट में जाने से पहले ही उस केस को सॉल्व कर देते हैं, जिससे अब्दुल्ला भाई बहुत उसके प्रशंसक हो जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि अफ्रीका में गांधी जी पैसे वाले थे तो उन्हें की जिंदगी बड़े चल रही थी, कोई दिक्कत थी ही नहीं। एक दिन क्या होता है, वो एसी के कोच में बैठ जाते हैं। किसमें बैठ जाते हैं बेटा, एक फर्स्ट क्लास ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में बैठ जाते हैं, जहां पर भारतीयों को या कह सकते हैं काले लोगों का आना अलाउ नहीं था। तो उनको वहां से, क्योंकि वो काले थे, तो उनको वहां से डिब्बे से उतार दिया जाता है अगले स्टेशन पर, क्योंकि कालों को फर्स्ट क्लास में अंग्रेजों के साथ आना अलाउ नहीं था। अरे सोचो, गांधी जी ने उस टाइम पर फर्स्ट क्लास में यात्रा की थी। ठीक है, तो जब अब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ वो एक आंदोलन चलाते हैं बेटा अफ्रीका में, रंग भेद की नीति के खिलाफ। रंग भेद की नीति के खिलाफ क्या चलाते हैं बेटा, एक आंदोलन चलाते हैं। देखो भाई, दो चीजें हो सकती थी, या तो ये हिंसा से हो या ये अहिंसा से हो। एक तो ये हो कि भाई अगले स्टेशन में तुम मिलो, मैं अपने 15-16 लड़के लेके आता हूं और तुम्हें तोड़ता हूं, या तुम गोली मार दो उसको। ठीक है, एक तो आंदोलन का रूप ये हो सकता है कि आप उसको अगले स्टेशन पर ट्रेन रोक करके और उनको तोड़ दिया जाए, ये होता है हिंसक आंदोलन। दूसरा था अहिंसक, कि भाई देखो हम हिंसा नहीं करेंगे, हम केवल सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे, सत्याग्रह। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा, कौन कौन से, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना। मतलब हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, हम करेंगे अहिंसक आंदोलन। तो हम करेंगे सत्याग्रह, जो कि होगा कैसे बेटा, अहिंसक रूप से होगा। ठीक है भाई, भाई आंदोलन के 2 ही रूप हो सकते हैं, हिंसक हो सकता है, एक अहिंसक हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा देखो भाई, अपन हिंसा के साथ नहीं है, अपन अहिंसक रूप से आंदोलन करेंगे। तो रंग भेद की नीति के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया अहिंसक रूप से। ठीक है, इस बात को समझे। तो अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन ये किया, आपको याद रखना है अफ्रीका में क्या किया उन्होंने, रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। हम एक कहानी के माध्यम से ही गांधी जी को पढ़ते रहेंगे। अब गांधी जी के बीच टर्म में ना पढ़ के हम सीधा आते हैं बेटा, जब गांधी जी भारत वापस आते हैं बेटा। गांधी जी भारत आते हैं वापस बेटा कब, 9 जनवरी 1915 को। अब यहां से गांधी जी की बिल्कुल जो यात्रा है वो चालू होती है भारत में, और इसको मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं 1915 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, इस दिन महात्मा गांधी वापस आए। अब हुआ क्या, क्योंकि जब वापस आए तब तक महात्मा गांधी अफ्रीका में एक फेमस गाय, मतलब एक फेमस बंदे बन चुके थे। इज अ वेरी फेमस गाय इन अफ्रीका। इंडिया में भी उनके चर्चे थे, क्योंकि इंडिया से जो बिरला है, ये उनके लिए क्या, बिरला है, टाटा है, ये उनके लिए फंड भेजते थे आंदोलन के लिए। तो कहीं ना कहीं इनके इंडिया में चर्चे थे कि एक बंदा है, एक वो है मोहनदास करमचंद गांधी, एक बंदा है जो बहुत अच्छा आंदोलन कर रहा है। तो इनके चर्चे ऑलरेडी इंडिया आने से पहले ही बहुत चर्चे हो चुके थे कि एक बंदा है, उसको इंडिया लेकर आओ भाई, वो इंडिया में काम करेगा और अफ्रीका में इंडियंस के लिए काम कर रहा है। तो इनके चर्चे पहले, तो ऐसा नहीं कि भारत में जब आए थे तो इनके चर्चे नहीं थे, ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे। तो जब ये आए तो जितने भी इंडिया में चर्चित व्यक्ति थे सब इनसे मिलने गए, सभी ने इनसे नमस्कार किया, इसके ढोक दिए और पैर छोड़ छुए, सब काम हुए। ठीक है, तो सब इनसे मिलने गए 1915 में, और सब अपनी अपनी पार्टी, जैसे आज मान लीजिए आपसे मिलने कोई आए, आप एक चर्चित व्यक्ति हो, तो बीजेपी वाले अपनी टिकट लेके आते हैं, कांग्रेस वाले अपनी टिकट लेके आते हैं, टीएमसी अपनी टिकट लेके आती है, आप पार्टी अपनी टिकट लेके आती है, हर पार्टी अपनी अपनी टिकट लेकर, हर पार्टी आपको शामिल करना चाहती है। तो उस टाइम पर वही था, किसके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, क्योंकि चर्चित व्यक्ति थे, चर्चित चेहरा था। तो हर पार्टी चाहती थी कि हमें, हमारे अंदर क्या हो, शामिल हो, हमारे अंदर क्या हो, ये शामिल हो।
तो जब वो अपने अंदर शामिल, तो गांधी जी का देखो भाई, सभी जस्ट चिल गाइस, उन्होंने कहा बेटा देखो, पहले मैं 1 साल इंडिया को घूमूंगा, और जब इंडिया को घूमने के बाद मैं देखूंगा कि किसकी क्या क्या परेशानी है, उसको कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस सब को देखने के बाद मैं ये करूंगा भाई कि देखो मुझे किस पार्टी में जाना है नहीं जाना है, चाहे वो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, चाहे मुस्लिम लीग थी, चाहे उदारवादी संगठन थे, जो भी थे, लेकिन उन्होंने कहा देखो पहले 1 साल में घूमूंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे अपन क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, यहां 1916 में बेटा एक होता है लखनऊ अधिवेशन। क्या होता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में 2-3 इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा वो देखें। सबसे पहले इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए भाई। 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग अलग हुए थे, अब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ है इसमें, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो रही है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्या हो रही है, एक हो रही है। और बेटा यहीं पर क्या होता है 1916 में, एक बंदा है चंपारण बिहार से, कौन, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, वो यहां पर गांधी जी से क्या करता है, मुलाकात करता है। अच्छा 1916 में और क्या हुआ है बेटा, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की क्या की है, स्थापना की है। साबरमती आश्रम की क्या की है, स्थापना की है। ठीक है, तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की है, जिसके लिए जो फंड है वो दिया है किसने, साराभाई। ठीक है भाई, ये कौन है, विक्रम साराभाई, जो स्पेस के क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सुना होगा आपने। तो उनके जो पापा हैं उन्होंने दिया है, अम्बालाल साराभाई ने क्या किया है, फंड दिया है। तो आप देखते हो विक्रम साराभाई का नाम पूरा क्या है, विक्रम ए साराभाई। तो ए कौन है, इन्हीं के ये पिता हैं अम्बा साराभाई, क्यों ये भी गुजरात से हैं। तो इन्होंने फंड दिया है साबरमती आश्रम के लिए। तो 1916 में क्या घटनाएं हुई हैं, एक हुआ है लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए हैं। और यहीं पर मिलता है कौन, राजकुमार शुक्ल मिलते हैं किससे, गांधी जी से, और वहाँ की समस्या बताते हैं। और 1916 में एक और काम हो रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है। क्या हुआ है, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है। ठीक है, जिसकी फंडिंग किसने की है, अम्बालाल साराभाई ने की है, जो कि किसके, विक्रम साराभाई के पिता हैं। अच्छा 1916 में जो गांधी जी की जो पहली सार्वजनिक इंडिया में कहीं वो हुई है, यात्रा हुई है सार्वजनिक, कहीं उनको देखा गया है, तो वो देखा गया है बनारस हिंदू कैंपस के उद्घाटन में। बनारस हिंदू कैंपस का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जिसमें उन्हें देखा गया है। तो अपन 1916 तक पढ़ चुके हैं, तो 1916 में ये घटनाएं हो रही हैं। अब बात करते हैं बेटा हम 1917 के चंपारण आंदोलन से। किससे बात करते हैं बेटा, चंपारण आंदोलन, जो कि कब हुआ है बेटा, 1917 में हुआ है। कब हुआ है, 1917 में हुआ है। बेसिकली ये है था क्या, ये मेरी बात सुनेंगे आप सभी। बेसिकली चंपारण आंदोलन है क्या, देखो 1916 में एक बंदा मिलता है राजकुमार शुक्ल किससे, गांधी जी से, लखनऊ अधिवेशन में, और बताता है कि देखो भाई हमारे चंपारण में क्या हो रहा है कि अंग्रेज फालतू का टैक्स हमसे ले रहे हैं, नील की खेती हमसे करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, नील की खेती हमसे करवा रहे हैं, हमसे फालतू का टैक्स ले रहे हैं। तो गांधी जी हमें उसका विरोध करना है। क्या करना है, विरोध करना है। तो किस प्रकार हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं नील के लिए। तो उसके लिए वो करते हैं, वो कहता है कि भाई देखो गांधी जी, आपसे एक बात बता दूं सीधी सी, कि आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर, चंपारण बिहार। गांधी जी कहते हैं देखो भाई, ये मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम ना आज है ना कल, समझिए मेरी बात को, मैं कोई बिहार फिहार नहीं जाने वाला हूँ। वो कहते हैं देखो गांधी जी मेरी पूरी बात सुनो। गांधी जी ने कहा चल सुना दे तेरी बात, क्या बात है। तो वो कहता देखो हमसे क्या हो रहा है कि वहां पर लागू है तिनकठिया प्रथा। गांधी जी कहते हैं ये क्या है बेटा, ये बताओ जरा, कि अंग्रेज कह रहे हैं हमसे, अंग्रेजों ने हमसे एग्रीमेंट साइन किया है कि आपको अपनी खेती के 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर क्या करना है, खेती करनी है। 3/20 भाग पर क्या करनी है,
खेती करनी है, नील की खेती करनी है, खेती नहीं करनी नील की। अच्छा, ये आंदोलन जो हुआ है वो नील की खेती के ऊपर हुआ है। किसके ऊपर? नील, जिसको इंडिगो कहते हैं, ठीक है, नील की खेती के ऊपर आंदोलन हुआ है। वो कहता है कि भाई देखो, आपको जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। जैसे मान लीजिए जमीन है कोई, इसके 20 भाग हो गए, ये आपको मान के चलना है कि 20 ही भाग हैं। तो उसने कहा देखो 1, 2 और 3, आप इस 3 हिस्से पर क्या कर लो, नील की खेती कर लो। समझ गए? आपको इस 3 हिस्से पर नील की खेती करनी है और कुछ पैसे, और पैसे आपको पहले ही मिल जाएंगे। अंग्रेज ऐसा कहते थे कि पैसे आपको पहले ही मिल जाएंगे, इसमें कोई भी दौराय नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब हुआ क्या है कि आपको पैसे ही पहले, अच्छा मैं आपको एक इंपोर्टेंट घटना बताना भूल गया, 14 से 18 के बीच में, वो आगे देख लेंगे अपन। कहाँ पर? अफ्रीका में एक घटना हुई है, उसको बताना भूल गया, वो देखते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं, फिर वो देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 3/20 भाग पर क्या करेंगे, हम नील की खेती करेंगे। उन्होंने पैसे दिए, तो चूंकि किसानों को पैसा चाहिए था, उन्हें पैसा मिल गया। बट किसानों को ये नहीं पता था कि 2 या 3 साल नील की खेती करने के बाद जिस जमीन पर नील की खेती की गई है वो जमीन बंजर हो जाती है। उस पर आप गेहूं और सरसों भी नहीं कर सकते, अब तो चावल नहीं कर सकते, बाजरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उन्होंने कहा भाई देखो, जो भी जहाँ पर नील की खेती की जाती है वो बंजर हो जाती है। अब किसान क्या करेगा, चूंकि एग्रीमेंट साइन कर चुका है, तो अगले 3 हिस्से पर करेगा, फिर वो अगले 3 हिस्से पर, फिर वो अगले 3 हिस्से पर। तो कहीं ना कहीं किसान की जमीन क्या है, बंजर हो रही है, बंजर भूमि में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको बोलते हैं। अब 3 कठिया प्रथा क्या थी कि या तो आप ऐसा करो, और नहीं तो क्या दो बेटा, नहीं तो दो जुर्माना, नहीं तो दो जुर्माना। अच्छा, 1914 से लेकर के और 1918 तक बेटा क्या टाइम है, ये टाइम है किसका, प्रथम विश्व युद्ध का, जो कि हो रहा है, इंग्लैंड लड़ रही है किससे बेटा, जर्मनी से। कैसे लड़ रही है, जर्मनी से। समझ गए? इंग्लैंड जर्मनी से लड़ रही है। इस टाइम इंडिया, हाँ, गांधी भारत आते हैं। हम चंपारण आंदोलन में बात करेंगे, बड़ी विस्तार से बात करेंगे, पहले ये देख लें। गांधी जी भारत आते हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी, इवन उस टाइम कांग्रेस भी यही कह रही थी कि भाई देखो, जो भारतीय लोग हैं उनको इंग्लैंड की सेना में शामिल होना चाहिए, और हमें हमें इंग्लैंड का साथ देना चाहिए, क्योंकि जर्मनी एक अच्छा देश नहीं है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो गांधी जी जहाँ भी जाते हैं, नौजवान युवाओं को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई चलो, फटाफट से चलो, भर्ती हो जाओ, किसमें, आप इंग्लैंड की सेना में भर्ती हो जाओ, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। तो समझिए मेरी बात को। तो 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रहा है, और गांधी जी और इवन कांग्रेस भी यही कह रही है कि भारत के युवाओं को इंग्लैंड का या अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। बेटा, मैंने चंपारण आंदोलन में बात करने से पहले मैंने एक बात स्किप कर दी, जिसको मैं आपके लिए यहां पढ़ा देता हूं। देखें, साउथ अफ्रीका में ही एक विद्रोह आपने सुना होगा, बोअर विद्रोह। क्या चल रहा है, बोअर विद्रोह। ये विद्रोह कौन करता है बेटा, वहां के जो डच किसान थे, कौन थे, डच किसान जो थे, वो ये विद्रोह करते हैं। अच्छा, बेसिकली ये विद्रोह होता क्यों है, हुआ क्यों ये विद्रोह, ऐसा हुआ क्या था कि विद्रोह करना पड़ा, क्योंकि वहां पर इंग्लिश शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश शासन जो है वो डच संस्कृति को हटा करके वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या, इंग्लिश कल्चर, और कह रहे हैं कि सभी को इंग्लिश कल्चर को मानना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वो, कि सभी को इंग्लिश कल्चर को मानना ही पड़ेगा। तो बोअर विद्रोह यही है, आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो। तो इसमें गांधी जी की क्या भूमिका है कि गांधी जी बोअर विद्रोह में डच किसानों का साथ ना दे करके किसका साथ देते हैं, इंग्लिश का साथ देते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। क्यों, गांधी जी को लगता है कि कहीं ना कहीं बोअर विद्रोह में अंग्रेज सही हैं। ठीक है, तो गांधी जी के साथ देते हैं, ये देते हैं अंग्रेजों का साथ। बेटा, एक और आता है, अफ्रीका में एक जनजाति है, जूलू जनजाति। कौन है, जूलू जनजाति। जूलू जनजाति विद्रोह करती है अगेंस्ट किसके, इंग्लिशमैन के खिलाफ। अगेंस्ट करती है बेटा, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती है, एक विद्रोह करती है। ठीक है, यहां भी जो महात्मा गांधी है वो साथ देते हैं इंग्लैंड का ही, यानी कि अंग्रेजों का ही। तो अफ्रीका में 2 विद्रोह हो रहे हैं, बोअर विद्रोह, जिसमें भी हाँ महात्मा गांधी अंग्रेज का क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं, और यहाँ भी विद्रोह है जुलू जनजाति, और यहाँ भी कहते हैं कि अंग्रेज ही सही हैं, और इन दोनों जगह अंग्रेज ही सही थे। तो यहाँ भी साथ किसका देते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी के लिए 2 मेडल दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, 2 मेडल दिए जाते हैं। कौन कौन से, बोअर पदक मेडल जिसको कहते हैं, और जूलू पदक, और क्या, जूलू पदक।
तो महात्मा गांधी को अफ्रीका में 2 पदक दिए गए बेटा, बोअर पदक और जुलू पदक। दोनों ही क्यों? क्योंकि बोअर विद्रोह में और जुलू विद्रोह दोनों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब हम चलते हैं बेटा कहां पर, जो भी हमने पढ़ा, यहां पर भी महात्मा गांधी साथ दे रहे हैं किसका? अंग्रेजों का। वो विश्व युद्ध के दौरान गांव-गांव में जा करके किसी नौजवान को यह समझा रहे हैं कि आपको इंग्लिश आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और जर्मनी के खिलाफ इंग्लिश लोगों का क्या है, सहयोग करना चाहिए, ब्रिटिश आर्मी का सहयोग करना चाहिए। अपनी भले ही आपका एक एक कतरा ब्रिटिश आर्मी के लिए है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं कि भारत देश के युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित करने कि आप ब्रिटिश आर्मी में जाओ। तो यहां पर उनको एक उपाधि दी जाती है बेटा, केसर ए हिंद की उपाधि। किसकी दी जाती है? केसर ए हिंद की उपाधि। किस लिए दी जाती है बेटा? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पदक दिया, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो यहां तक अब तक आप 3 पदक पढ़ चुके हो, बोअर पदक, जुलू पदक और केसर ए हिंद की उपाधि। तो केसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश आर्मी में युवाओं को जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चलिए अब करता हूं चंपारण आंदोलन में बात बेटा, जहां हम चल रहे थे 17 में, बिहार में जो चल रहा है चंपारण आंदोलन। ठीक है बेटा, तो 3/20 भाग पर तो गांधी जी ने कहा देखो भाई, फिर क्या हुआ, गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में मना कर दिया। फिर राजकुमार शुक्ल क्या हुआ, साबरमती पहुंच जाता है अहमदाबाद, और गांधी जी को फिर समझाता है कि गांधी जी, तिनकठिया प्रथा से हम बर्बाद हो चुके हैं, चंपारण के मजदूर खत्म हो चुके हैं। और प्रथा क्या है कि 3/20 भाग पर आपको खेती करनी पड़ेगी, हमें पहले नहीं पता था, हमसे गलती हो गई, हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, हमें ऐसा बिल्कुल पता नहीं था कि नील की खेती जिस जमीन पर की जाएगी वो जमीन 3 साल बाद क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। गांधी जी अब हमें पता चला है तो हमसे गलती हो गई भाई, हमसे जुर्माना लिया जा रहा है, तो कृपया करके हमारा जुर्माना वापस करवाएं और हमारा जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इसको कैसे भी कैंसिल करवाएं। तो इस बार गांधी जी को लगा कि भाई बात तो सही है, कहीं ना कहीं मुझे चंपारण जाके बात तो किसानों से करनी चाहिए। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन मिलता है लखनऊ अधिवेशन में, राजकुमार शुक्ल मिलता है जो उन्हें चंपारण आने के लिए कहता है। अब उन्होंने, गांधी जी ने एक लिस्ट बनाई कि भाई देखो, तिनकठिया प्रथा के प्रति किस किस को क्या क्या जुर्माना लगा है। किसी को 200 रुपये लगे हों, किसी को 20 रुपये लगे हैं, किसी को 50 रुपये लगे हैं, सबके जुर्माने की लिस्ट बनाते हैं। और जैसे ही चंपारण का जो मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर है, उसे पता चलता है कि कोई एक अलग बंदा आया है और यहाँ पर किसानों को भड़का रहा है, किसानों से बातचीत कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई इसको यहाँ से बाहर निकालो। तो मजिस्ट्रेट तुरंत ही ऑर्डर निकालता है महात्मा गांधी को चंपारण से बाहर निकालने का। तो जैसे ही महात्मा गांधी को ये मिलता है कि भाई आप चंपारण से बाहर जाइए, तो महात्मा गांधी अगले ही पल एक लेटर भेजते हैं कि भाई देखो, मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं चंपारण छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इंग्लिश सरकार सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ, लेकिन मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ तो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाऊंगा। अच्छा, ऐसा इंग्लिश सरकार पहली बार देख रही है कि कोई उनकी आज्ञा को नहीं मान रहा है, वो सवनीय अवज्ञा कर रहा है, वो विनम्रता से अवज्ञा कर, वो कह रहा है कि देखो मैं तो नहीं जाऊंगा। वो कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ना वो धमकी दे, वो सिर्फ ये कह रहा है देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। यदि अंग्रेज शासन चाहते तो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर ले। तो अंग्रेज, इस बार अंग्रेज जो थे वो थोड़े मुसीबत में फंसे कि भाई देखो, यदि सीधी धमकी देगा तो हम कह सकते हैं कि हिंसक प्रदर्शन कर रहा है, हिंसा के प्रति, इसको हम पीट पाट के या जेल में बंद कर सकते हैं, भगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने सिर्फ सवनीय अवज्ञा, उन्होंने के बड़ी विनम्रता से अवज्ञा की है इस चीज़ की, और कहा कि देखो भाई मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, आप जो कर सकते हैं आप उसके स्वतंत्र हैं। अब अंग्रेज क्या हैं, अब अंग्रेज समस्या में फंस गए कि यदि अंग्रेज गांधी जी को कैद करें तो किस बात पर कैद करें, क्योंकि गांधी जी कोई हिंसक, किसी को मारा नहीं, उन्होंने कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं किया है, ना ही वो हिंसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि अब जो गांधी जी को अंग्रेज किस बात पर कैद करें, और उनको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने गांधी जी को खुला छोड़ दिया तो किसानों को भड़काएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अब अंग्रेजों के सामने एक अलग समस्या उत्पन्न है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने अंग्रेज एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो कहते हैं देखो भाई गांधी जी, आइए बैठकर बात करते हैं, चलो हम इनके जुर्माने वापस तो कर देंगे, पर पहले पता तो चले कि जुर्माने हमने किससे कितने कितने लिए हैं। मान लीजिए कोई रामलाल किसान है, उससे हमने कितना लिया है, कोई श्यामलाल उससे कितना लिया है, कोई फलाना किसान है उससे कितना लिया है, तो हमें पता तो चले किस किसान से कितने जुर्माने लिए हैं। उसके लिए हम एक वो बनाएंगे, कमेटी गठन करेंगे। गांधी जी का चिल चिल,
चिल मजिस्ट्रेट साहब चिल। क्या कि मैंने पहले ही लिस्ट बना ली है कि आपने किस किस से कितना कितना पैसा लिया है, किसी से 200, किसी से 20, 50, 100, तो किस किस से कितना पैसा लिया है इसकी लिस्ट में बना चुका हूं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि किस प्रकार से उन्होंने जुर्माने लिए हैं। तो गांधी जी को उस कमेटी का सदस्य बनाया जाता है, जो कमेटी ये देखेगी कि किस किस से कितने जुर्माने लिए हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो व्यक्ति आंदोलन कर रहा है उसी को उसी आंदोलन की जांच करने के लिए और कमेटी का सदस्य बनाया जा रहा है। तो देश में कुछ घटनाएं पहली बार हो रही हैं, जैसे कि कोई अंग्रेजों की आज्ञा के सविनय अवज्ञा कर रहा है, अंग्रेजों को एक जाल में फंसाया है, जैसे कि जो आंदोलन कर रहा है उसी को कमेटी के लिए एक सदस्य बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी गांधी जी एक सदस्य बनते हैं और उनका सभी का जुर्माना क्या करवाते हैं, वापस करवाते हैं। अरे बोलो यस और नो। गांधी जी जुर्माना सभी का वापस करवाते हैं 1917 में। अब बात करते हैं 1918 की बेटा। अब बात कर लेते हैं 1918। 1918 वर्ष 1919 से एक साल पहले की बात है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि जब रॉलेट एक्ट आया यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे पहले की बात चल रही है 1918 की। 1918 में हुआ अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। क्या हुआ? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये देखें भाई, ये हो रहा है कब? 1918 में। इसमें हुआ क्या था कि एक मील है अहमदाबाद में जिसके ऑनर हैं अंबालाल साराभाई। ये वही अंबालाल साराभाई हैं जो कि विक्रम साराभाई, ठीक है, जो फादर ऑफ स्पेस हैं, उनके पिता हैं। और इन्होंने ही 1916 में साबरमती आश्रम के लिए निर्माण के लिए क्या किया है? फंडिंग की है। क्या की है? फंडिंग की है। अच्छा, अंबालाल साराभाई के साथ ये केस होता क्यों है? अंबालाल साराभाई एक मिल चलाते हैं, अहमदाबाद मिल। उस टाइम पर क्या होता है? प्लेग फैल जाता है। क्या फैलता है? प्लेग फैलता है। क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान थे अंबालाल साराभाई, तो वो क्या करते हैं? अपने मजदूरों को देते हैं प्लेग भत्ता। क्या देते हैं? प्लेग भत्ता। ये मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मजदूर की सैलरी है 100 रुपये, तो उसे 30 रुपये दिया जा रहा है बेटा प्लेग भत्ता। कहीं देखो बीमारी फैल रही है, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा करो 100 रुपये तो आपकी सैलरी है, 30 रुपये आपको मैं दे रहा हूं कि आप प्लेग से अपने बच्चों की रक्षा कर सकें, खुद ही रक्षा करें, उनका ट्रीटमेंट करवा सकें, दवाइयों के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो टोटल वो दे रहा है 130 रुपये। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोरोना वायरस जब आया था तो किसी को भत्ता कंपनी देती नहीं है, लेकिन मान लो कोई कंपनी दे रही है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, देखो कोरोना है तब तक कंपनी पैसा दे रही है, जब कोरोना ही खत्म हो गया तो कंपनी भत्ता बंद करेगी। तो ऐसा ही यहां होता है कि जैसे ही प्लेग खत्म होता है तो वो क्या करते हैं? प्लेग भत्ता को जो अंबालाल साराभाई हैं वो बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। चूंकि अब लोगों को आदत है हर महीने 130 रुपये लेने की, अब उनको मिलेंगे कितने रुपए बेटा? 100 रुपये। कितने मिलेंगे? 100 रुपये। अब जब किसी को मैंने लगातार एक साल किसी को मैंने 200 रुपये दिए हूँ, अब मैं उसको 100 रुपये कर दूं तो वो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। जबकि सही तो यही था जो अंबालाल साराभाई कर रहे थे कि भाई देखो आपके लिए 30 रुपये हमने प्लेग भत्ता दिया था, अब प्लेग खत्म हो चुका है तो प्लेग भत्ते को हटा करके हम क्या कर रहे हैं? 100 रुपये कर रहे हैं। उन्होंने यही तो कहा था। अब होता क्या है, मेरी बात सुने आप सभी। अब जो मील मजदूर हैं वो कर देते हैं आंदोलन। क्या कर देते हैं वो बेटा? वो कर देते हैं आंदोलन। और आंदोलन किस बात पर करते हैं कि जो हमारा प्लेग भत्ता है उसको कंटिन्यूस करो। तो अंबालाल साराभाई ने बड़ा बैठ करके सोच समझाया कि भाई देख, ये तुम्हारा प्लेग भत्ता था, तुम्हारी सैलरी नहीं थी, ये मैं अपने तरफ से दे रहा था, आपका हक नहीं था इस पर मजदूर नहीं मानते हैं, वो करते हैं आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अंबालाल साराभाई भी कहते हैं भाई तुम आंदोलन कर लो, मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हूं। अब क्या होता है कि मजदूर जाते हैं महात्मा गांधी जी के पास और समझाते हैं महात्मा गांधी को कि भाई महात्मा गांधी जी हम वहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बहुत दिन से कोई कांड किया नहीं था। 17 में चंपारण आंदोलन के बाद फ्री बैठे हुए थे साबरमती आश्रम पर, कुछ कर नहीं रहे थे। उन्हें भी लगा कि भाई देखो पब्लिसिटी का बड़ा अच्छा वो है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। भाई आज देखते हो आप कि कोई भी प्रोग्राम हो तो सबसे पहले नेता वहाँ पहुँचते हैं पब्लिसिटी के लिए।
चलिए, तो ऐसे ही महात्मा गांधी लगते हैं भाई हमें जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी को पता चलता है कि वहाँ पर कौन है, अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई बेटा वही हैं जिन्होंने साबरमती आश्रम के लिए क्या की है, फंडिंग की है। तो अम्बालाल साराभाई समझते हैं कि भाई महात्मा गांधी तो अपने आदमी है, इनको तो मिल बैठ के समझा लेंगे। अच्छा, अम्बालाल साराभाई जो थे वो वेतन जो प्लेग भत्ता था उसका 4% देने पर मान भी गए थे, 20% देने पर मान गए थे। यानी कि 20% क्या होता है, 5 रुपये। तो वो कह रहे थे भाई देखो मैं आपको प्लेग भत्ता तो नहीं दूंगा बट आपकी सैलरी 105 रुपये कर दूंगा। तो वो मान गए थे 105 रुपये का, कितने पर, 105 मजदूरों से। बट मजदूरों को पूरा चाहिए था। तो महात्मा गांधी पहुंचते हैं और कहते हैं भाई देखो चाहे मेरा दोस्त हो या कुछ भी रहा हो, मैं मजदूरों की तरफ से आवाज़ उठाऊंगा और आपको पूरा का पूरा पैसा दिलवा के रहूँगा। तो महात्मा गांधी वहाँ पर बैठ जाते हैं और महात्मा गांधी करते हैं बेटा क्या, भूख हड़ताल करते हैं कि जब तक मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिल जाता, पूरा प्लेग भत्ता जो पैसा है वो पूरा नहीं मिलता, तब तक मैं क्या करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। तो अम्बालाल साराभाई महात्मा गांधी से बात करते हैं। महात्मा गांधी पैसा कम करने में बड़े माहिर, गुजराती आदमी है, गुजराती आदमी का पैसा ही चलता रहता है, कैसे पैसा कम हो। तो महात्मा गांधी बड़े माहिर है पैसा कम करने में। तो महात्मा गांधी और अम्बालाल साराभाई की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में क्या होता है बेटा, उस मीटिंग में क्या करते हैं अम्बालाल साराभाई कि वो प्लेग भत्ते का 35%, प्लेग भत्ते का 35% पर राजी हो जाते हैं कि हम प्लेग भत्ते का क्या देंगे बेटा, 35% देंगे। तो अब देखो 30 रुपये का 35% देने को राजी कौन है, महात्मा गांधी के साथ कौन, अम्बालाल साराभाई। तो अब देखो 35 से 105 यानी कि वो 10.5 रुपये, यानी कि जो पहले 105 रुपये सैलरी कर रहे थे वो अब कर देते हैं 110.5 रुपये। एक अनुमान है बेटा, ऐसा नहीं कि 100 ही सैलरी थी, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहले, अब क्या होता है, गांधी जी बाहर आते हैं, बाहर आके गांधी जी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कि हमने पूरा पैसा वापस लिया है। कि सर पूरा तो नहीं आया, कि हमने अपनी बात तो शामिल की है। तो महात्मा गांधी और अम्बालाल साराभाई के बीच जो प्लेग भत्ता था उसके 35% पर बात बन जाती है। जहाँ 20% पर बात यहाँ खुद जमनालाल बजाज ने कर दिया था 20%, वहाँ पर बात बनती है कितने पर, 35% पर, ठीक है। तो 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन होता है। अब बात करते हैं 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट की। इसको देखिए कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में 1919 से, उसमें रॉलेट एक्ट में और जलियांवाला बाग में गांधी जी की क्या भूमिका रही, गांधी जी ने किस हिसाब से अपना रोल निभाया, गांधी जी ने क्या एक्शन लिया अंग्रेजों के खिलाफ, किस हिसाब से अपनी उपाधि लौटा दी, जो भी बात होंगी हम सब बात करने वाले हैं अगली क्लास में। फिलहाल के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।